अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया है इस टॉपिक चैप्टर से रिलेटेड टुडे का, वो हम क्लियर करते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, और अब हम देखेंगे कि कौन सी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आसानी से वाइड हो जाता है। इसमें 4 रीज़न्स जो हैं वो हमें बताई गई हुई हैं। तो सबसे पहली रीज़न देखते हैं कि क्या रीज़न होती है जिसकी वजह से आसानी से कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है या वाइड हो जाता है। पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है पर लेकिन आसानी से क्यों वो वाइड हो जाता है। तो सबसे पहली जो इसमें चीज़ लिखी हुई है, लीगली परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल, कि लॉ की इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है सबसे पहले वाले के अंदर, कि लॉ चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको रीड आउट करते हैं। मतलब शुरू में तो हम उसको बनाते हैं पर लेकिन कुछ टाइम के बाद लॉ में चेंजेस की वजह से एकदम से लॉ चेंज होता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो पाती उस कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे रीड आउट करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इट वाज लीगल बट सब्सिक्वेंटली बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब शुरू में तो वो लीगली काम हो सकता था पर लेकिन सब्सिक्वेंटली कुछ टाइम के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं हो पानी थी। किस वजह से, लॉ किस वागे रीज़न लिखी हुई है, इट बिकम्स इलीगल ड्यू टू एनी चेंज इन लॉ, क्योंकि लॉ के अंदर कोई ना कोई चेंज आ गया है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो अब बाद में पहले तो 2 उसकी फ्रेजेस हमने कर ली हैं। पहली फ्रेज़ में हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरी फ्रेज़ में पेमेंट ले ली, तीसरी फ्रेज़ में अब जब डिलीवरी की बारी है, ये चीज़ देने की बारी है, ये तो वो हम नहीं दे पा रहे। तो इसे कहते हैं सबसीक्वेंटली, तीसरी फ्रेज़ के अंदर वो काम नहीं हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल कोट की है कि अमजद जो है वो बाकिर से मुआहिदा करता है 1000 केजी जो है वो उसको लाहौर से पेशावर भेजेगा। तो अब होता क्या है कि एकदम से गवर्नमेंट जो है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब तो गवर्नमेंट अलाउ करती है प्रोविंसेस के अंदर कि एक सूबे से दूसरे सूबे में चीज़ें भेज सकते हो, पर एकदम से गवर्नमेंट चेंज कर देती है अपना प्लान के, यानी कि ना कुछ टाइम के लिए आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में चीज़ नहीं भेज सकते। तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रोसीड कर पाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो इसके ऊपर अमजद जो है बाकिर के ऊपर नहीं केस कर सकता, या बाकिर अमजद के ऊपर केस नहीं कर सकता कि तुम भेजो ही भेजो, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है और लॉ चेंज हो गया। दोनों के पास रीज़न है कि ये आगे प्रोसीड नहीं हो सकता। पहली कंडीशन हो गई कि लॉ चेंज होने की वजह से वो वाइड करार हो जाता, वाइड क्लियर हो जाता है। सेकेंड वन इज़ डैट फिज़िकली परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल। अब फिज़िकली कोई ना कोई रीज़न होती है। अब इसमें देखते हैं कि फ़िज़िकली रीज़न का क्या मतलब है। आपकी स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि फिज़िकली परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सेट टू बी अ वॉइड। अब वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। पहले में भी इम्पॉसिबिलिटी थी, इसमें भी इम्पॉसिबिलिटी है। पर लेकिन इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन मंडे, पर लेकिन इसमें भी वही चीज़ है, अप्रॉक्सीमेटली फिज़िकली आप चीज़ नहीं दे सकते। पहले वाले में लॉ चेंज हो जाता है, आपने सिर्फ उसमें लॉ की कैटेगरी ऐड करनी है। दूसरी वाले में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है पर लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, लॉ 1-2 दिन के लिए ही चेंज होता है। बट ऑन मंडे कर्फ्यू वाज इम्पोज ऑन द टाउन। अब आपकी सिर्फ उस टाउन के अंदर ना कर्फ्यू ना हो गया, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो अलाउ नहीं कर रहे कि आप एक शहर से दूसरा शहर जाएं। इसी तरह से उस स्पेसिफिक टाउन के अंदर एक गवर्नमेंट कर्फ्यू नाफिज कर देती है कि आप 3 दिन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो फिज़िकली वो चीज़ नहीं लेके जा सकते 3 दिन तक, 3 दिन तक उसकी इम्पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ऐसा कहते हैं फ़िज़िकली चीज़ का ना होना। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फ़िज़िकली वो चीज़ डिलीवर नहीं हो सकती जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। क्लियर। अब सी टाइप देखते हैं कि व्हेन अ ऑप्शन ऑफ रिजेक्शन इज़ यूज इन द वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों में से किसी एक पार्टी और कोई एक पार्टी अपनी रिजेक्शन का यूज़ करती है, इसमें होता है कि आपने शुरू में थ्रेट किया था, डराया था, धमकाया था, उसके बेटे को अगवा कर लिया था और उसको पास रखा जब तक कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर देते तब तक मैं आपके बेटे को नहीं दूंगा, या फिर आप उसको डराया और धमकाया कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया। तो मतलब दूसरी पार्टी के पास तब तक रिजेक्शन है जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, तो वो कभी भी रिजेक्ट कर सकती है क्योंकि उसको थ्रेटन करके जो है ना ये काम करवाया जा रहा है। इसको रीड आउट करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। थर्ड वाले में voidable contract means that the contract which can be void or valid on the option of the one party। एक पार्टी के पास अभी तक ऑप्शन है कि वो ख़त्म कर सकता है क्योंकि वो रीज़न दे सकता है कि इसने मुझे थ्रेटन करके ये काम करवाया। डैट इज़ अग्रीव पार्टी। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी अवॉइडेबल व्हेन कॉन्सेंट का मतलब होता है कि फ्री कॉन्सेंट नहीं है। कॉन्सेंट ऑफ वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट फ्री, कि अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा। इस लाइन का मतलब है कि एक दोनों में से एक पार्टी अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रही, दूसरे को थ्रेट करवा के ये काम करवा रही है। सो सच पार्टी गेट्स एन ऑप्शन टू कंटिन्यू और रिजेक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। तो उस पूरी जिसको थ्रेटन किया जा रहा है उसके पास पूरी
राइट है कि वो आगे चलाए या ना चलाए। अगर जैसे ही वो समझता है कि अब ये मैच पहले तो उसने मुझे डरा लिया है, पर लेकिन मैं अब अदालत में जाके इसके खिलाफ केस कर सकता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट से मना कर सकता हूँ, तो वो ये पूरा राइट है उसके पास ये करने का। फर्दर क्या है, सो पार्टी गेट्स द ऑप्शन टू कंटिन्यू और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास ऑप्शन है। इफ़ द पार्टी हुज consent is not free, the rejects of contract, the voidable contracts becomes void। अब वो क्या कह रहे हैं, द पार्टी जो हुज कॉन्सेंट इज़ नॉट फ्री, जो अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, रिजेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो ख़त्म कर सकती है, द तो ऑटोमेटिकली वॉइडेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने वो एग्जांपल दी जो मैंने आपको बताई है कि ए जो है थ्रेटन कर रहा है बी को टू सेल हिज फ्लैट टू हिम, अदरवाइज ए जो है वो बी को क्या कर देगा, किल कर देगा। अब ए बी को कह रहा है कि तुम मुझे फ्लैट दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब एज अ कॉन्सेप्ट बी इज़ नॉट फ्री, अब बी जो है वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहा, उसको डराया जा रहा है, सो ही कैन नॉट कंटिन्यू और रिजेक्ट, वो अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर सकता है। तो ये एक कंडीशन बन जाएगी कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। कब ख़त्म हो सकता है, जब भी उसको चांस मिले इसको ख़त्म करने का, वो ख़त्म कर सकता है, उसके पास राइट्स हैं इस चीज़ के। इट रिजेक्ट्स इट बिकम्स वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन है किस तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। टू अंडरस्टैंड दिस, अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, यहाँ पे कोई ना नेचुरल डिज़ास्टर कोई ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता। टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट नो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए हमें आगे एक कॉन्ट्रैक्ट की टाइप आएगी कॉन्टीजेंट, उसको हमें समझना लाजमी है। अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट सम थिंग्स, किसी हैपनिंग से नहीं हो पाता, ये किसी अर्थक्वेक की वजह से, किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये नहीं हो पाता। इट्स सम इवेंट्स, ये डिपेंड करता है इवेंट्स के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने पैसे लगाए हैं, एक स्पॉन्सर किया गया है, अब स्पॉन्सर से जो जिन्होंने किया होता है वो पैसे कहाँ से कमाते हैं, वो उस इवेंट से कमाते हैं। सपोज़ करें कि पीएसएल चल रहा है और पीएसएल में एचबीएल ने जो है किसी एक टीम को स्पॉन्सर्ड किया है, पूरे उसको स्पॉन्सर्ड किया है पीएसएल को, और वो आपको पता है कि अभी सिचुएशन इस तरह की है कि पीएसएल के फाइनल्स ही नहीं होते या सेमीफाइनल्स नहीं होते, तो अब ये हैपनिंग हो जो स्पॉन्सर्ड कर दिया गया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, स्पॉन्सर आगे चलेगा नहीं, वो वाइड हो जाएगा, क्योंकि वो अब परफॉर्मेंस नहीं हो सकती ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर्स रीजन्स, या कोई स्पेशल रीज़न हो जाती है, इसके अंदर कोई हैपनिंग ऐसी हो जाती है। अब इसमें बताया जा रहा है, हम एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल में अंदर क्या लिखा हुआ है। उस रीज़न की वजह से, दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि उस रीज़न की वजह से वो चीज़ नहीं आगे चलती है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि स्लाइड जो है वो मैंने आगे नहीं की थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर के, किसी हैपनिंग कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझना लाजमी है। किसी इवेंट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट आगे प्रोसीड नहीं करता। इवेंट क्या हो सकता है, इवेंट का मतलब होता है कि कोई भी हैपनिंग, कोई नेचुरल डिज़ास्टर इस तरह, तो ये पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अंदर आगे वो एग्जांपल दे रहा है, बेंगलफ्ला कॉन्ट्रैक्टेड टू बी अ मेन सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज़। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक सीरीज़ हो रही है और बेंगलफ्ला उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है, सपोर्टर है, पैसे वो लगाएंगे इसके लिए। बट अनफॉर्चुनेटली द ऑस्ट्रेलियन टीम डिड नॉट कम एंड द सीरीज़ कुड नॉट टेक प्लेस। अब वो किसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है और वो ऑस्ट्रेलिया टीम कहती है कि हम फ़िलहाल नहीं आ सकते, तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अल-फलाह बैंक क्रिकेट बोर्ड बिकम्स वॉइड, तो ऑटोमेटिकली ये वॉइड क्लियर हो जाएगा कि अब अल-फलाह वाले केस नहीं कर सकते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर कि आपने ऐसा कुछ किए हैं जो भी है, तो ये ऑटोमेटिकली वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लीगल इफेक्ट, उसकी चौथी कैटेगरी है। तीसरी के बाद हमने 4 रीजंस पढ़ी हैं कि कैसे कैसे वॉइड हो जाता है, डिक्लेयर होता है। अब हमें देखना है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड मोर पार्टीज, नॉट नॉट ऑन द अदर्स। सिंपल सी चीज़ है, वॉइडेबल है कि कभी भी तोड़ा जा सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो जाके केस करे, और मोर पार्टीज़ के पास भी होती है, पर लेकिन दूसरी पार्टी के पास चांस होता है कि वो ख़त्म कर सके। इसके कौन कौन से वेज होते हैं, कैसे कैसे वो वाइडेबल होता है, इसके नीचे उसकी कुछ कैटेगरीज लिखी हुई हैं। अब एक है, सबसे पहला है कि इन फॉलोइंग वेज कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वाइडेबल। प्रोमिसर प्रॉमिस टू परफॉर्म एट अ स्पेसिफिक टाइम बट ही फेल टू डू सो, वो कहता है कि मैं 2 महीने में ये काम करूँगा पर किसी वजह से वो नहीं कर सकता, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी।
अब एक पार्ट अगर वो नहीं करता ना तो ए वाली पार्टी ऑटोमेटिकली वाइडेबल कर देती है। ठीक है, आपने वो 2 महीने में वो सपोज करो कि ए ने 2 पार्टी से काम का कहा हुआ है, एक पार्टी को वो 2 महीने देता है और वो कहता है कि अगर आपने 2 महीने में ना किया तो मैं आपका ये कॉन्ट्रैक्ट फिर तीसरी पार्टी सी को दे दूंगा। तो वो 2 महीने में नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली पहले वाले ए जो है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देता है और वो कहता है कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वाई डबल हो गया, मैं सी से कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उसको पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसने टाइम तक उसका काम नहीं किया। इफ़ अ पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैज़ फ्री कॉन्सेंट, वो हमने जो पीछे थ्रेटन वाली पढ़ी है कि अगर कॉन्सेंट फ्री नहीं है, अगर मर्ज़ी से नहीं किया जा रहा तो किसी भी टाइम पे वो वाइडेबल क्लियर हो सकता है। लास्ट वन इज़ दैट a person promises to perform the promise he has made but offer but other party to contract prevents him. Suppose Shahid made a contract with Anjum that he shall cut his hair, but Anjum prevents him. Therefore, the contract is violable at the option of Shahid. यहाँ पे मर्जी है कि वो इसको करना भी चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा। आप शुरू में देखें कि वो क्या कह रहा है, पर्सन प्रोमिस टू परफॉर्म द प्रॉमिस, कि वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करूँगा, मैं ये काम करूँगा। ही हैज़ मेड बट द अदर पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स हिम, पर लेकिन वो किसी वजह से ना कहता है कि नहीं मुझे कोई रीज़न दे देता है कि नहीं मुझे एलर्जी है, मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं ये काम ने अब नहीं कर सकता, मैंने अभी टेस्ट करवाया तो इस वजह से। वो तो ऑटोमेटिकली वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे कैंसर है और मैं इस तरह से आपकी ये वाली कोई भी स्वेयर डिजीज़ है मुझे जिसकी वजह से मैं ये परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो ऑटोमेटिकली वाइडेबल हो जाएगा। अब इसमें हमारा जो फिफ्थ जो है टाइप्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लीगल इफेक्ट के अंदर वो उसको देख लेते हैं और अपना चैप्टर कंप्लीट अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर से रिलेटेड फर्दर वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा और ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ, नॉर्म सही है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। समटाइम्स टेक्निकली इज मिसिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट देन द कॉन्ट्रैक्ट विद विच रिजल्ट्स इन अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कोई मशीन पे काम करना तो मशीन ख़राब हो जाती है, इस तरह से कोई चीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अनफोर्सेबल बाय लॉ। उसमें सबसे पहले टेक्निकल मसला आ जाए, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ अंडर वैल्यूज टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि आपने उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है कि अगर टेक्निकली कोई मसला हुआ तो वो आगे नहीं चलेगा। अब मशीन जो आपने प्रोवाइड किया है कि 1 साल के अंदर हमें ये प्रोडक्शन करनी है और मशीन ही ख़राब हो जाती है और मशीन को फिर चाइना से आने में 4-6 महीने लगते हैं, तो 4-6 महीने तक वो प्रोसीड नहीं हो सकता, तो ये ऑटोमेटिकली अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ, आप उसको कानून पे भी नहीं लेके जा सकते, आप उसको फोर्स भी नहीं कर सकते। इस तरह से पार्टीज़ में परफॉर्म्स बाय देयर ओन विल, पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी से छोड़ जाएं, ठीक है। इन्फोर्सेबल बाय मतलब कि आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आपकी मर्ज़ी है, जब आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। अब उन्होंने ये मर्ज़ी यूज़ करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया तो आप उन पर केस नहीं कर सकते फिर। बट इन केस ऑफ ये सारा आपका पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड करेगी ये सारी चीज़ें। बट इन केस ऑफ ब्रीच एग्रीड पार्टी इज़ नॉट इंटाइटल टू लीगल रेमेडीज़, अगर कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, कि मतलब आपको कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, आप उस टाइम का नहीं आप कह सकते कि मेरे 2 महीने वेस्ट हुए हैं, ये हुआ, टाइम के ऊपर कोई केस नहीं होता। मेन केस होता है कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए उसको पैसे देने होते हैं या फिर उसको कोई ना कोई पनिशमेंट होती है। अगर आपको कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट आपको कम्पनसेट नहीं करती या उसको ऊपर कोई केस नहीं होता। सो इसको रिपीट करते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। रीजंस देखी हैं हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कब कब जो है वॉइड होता है। पहला कि गवर्नमेंट के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है रीज़न क्या होती है कि गवर्नमेंट का लॉ चेंज हो जाए। जो हमने एग्जांपल पढ़ी है कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में गवर्नमेंट बैन कर दे तो वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है फ़िज़िकली हम नहीं कर सकते, उसको फ़िज़िकली चीज़ को पहुंचा नहीं सकते कि कुछ टाइम तक, तो इसलिए वो वॉइड हो जाता है। इसके बाद क्या है कि एक पार्टी को थ्रेटन करके काम करवाया जाता है जिसकी वजह से वो कभी भी यानी कि ना मना कर सकती है उस काम से रिलेटेड कि मैं ये काम नहीं करूँगी। अब स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ कि मतलब कि ना आपकी जो थर्ड टाइप है ना वो आपकी बुक में लिखी हुई है, पर लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो नहीं, स्लाइड में ऐड नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा वो आप वहीं से कर लीजिएगा बुक से। सो फोर्थ, एक मिनट, ओके, नहीं है इसके अंदर। डी पार्ट क्या है,
डी पार्ट में आप क्या करते हो कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अ डिपेंडिंग इवेंट पे डिपेंड करता है। ये कॉन्टीजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समझना लाजमी है इसके अंदर के किस तरह से आप जो है कोई इवेंट जो है वो असरअंदाज होता है आपके काम के ऊपर, और वो इवेंट हो जाने वो नेचुरल डिज़ास्टर हो जाने की वजह से वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। इसके बाद है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में? क्या होता है कि किसी भी टाइम पे ख़त्म किया जा सकता है और उसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कब कब वो ख़त्म होता है। एक तो है कि टाइम पे काम ना किया जाए, ठीक है, तो वो वाइडेबल वो ख़त्म हो सकता है कि आपने वो दूसरी पार्टी ने टाइम पे काम नहीं किया, इससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। सेकंड है कि फ्री कॉन्सेंट ना हो, मर्ज़ी से ना किया जा रहा हो। के उसके बाद क्या है कि एक पार्टी जो है एक सॉरी स्टूडेंट्स, कि एक पार्टी किसी वजह से अपनी डिजीज़ की वजह से या कोई इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाती। उसके बाद हमारी लॉस जो है वो क्या है कि जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। आपने अपनी पार्टनरशिप डीड या उस मुआहदे में लिखा होता है कि अपनी मर्ज़ी से छोड़ा जा सकता है, या टेक्निकल को मसला आएगा तो ये प्रोसीड नहीं होगा, तो इन केसेस के अंदर आप उस पर केस नहीं कर सकते। और लास्ट क्या है कि अगर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ या फिर कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ, तो आप उस पे ऊपर केस नहीं कर सकते। ये कुछ रीज़न है जिसके ऊपर आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते। होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ एम्बिग्यूटीज़ हैं इस लेक्चर में, तो आप वो उसको अवॉइड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।